ठीक है। चैप्टर नंबर 8 क्या है? बाजार में एक कमीज। ओके, बाजार में एक कमीज यानी कि जो कमीज बाजार में बनके आती है वो किस तरीके से आती है, कैसे, कहां से, क्या क्या होके वो कमीज बनके हमारे पास पहुंच जाती है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसमें देखिए कुरनूल में कपास उगाने वाली एक महिला के बारे में बताया गया है कि किसी जगह में वो कपास उगाती है आंध्र प्रदेश में। उस महिला पे क्या है कि उसके घर के सारे लोग कपास उगाने में लगे रहते हैं। कपास यानी कि कॉटन, जिससे रेशा तैयार होता है। और क्या कहते हैं, कपास के पौधों पर आए टोडे, मतलब सभी लोग कोई कपास चुनते हैं, कपास उगाने में लगे रहते हैं। रुई के थ्रू जाने के बाद स्वप्ना अपने पति के साथ कुरनूल के कपास बाजार में लेकर जाती है। कपास को बाजार में लेके जाती है, वहां बेचती है, लेकिन क्या होता है उसे व्यापारी के पास ले जाती है, उसी व्यापारी के पास जो कपास उगाने से पहले उसे मतलब कि पैसे दिया था, कर्ज बोल सकते हैं उसे, जिसे क्या कहते हैं कि वो क्या करते हैं, देखिए फसल की बोनी शुरू होने से समय स्वप्ना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लिया था। ठीक है, ऊंची ब्याज दर पर उन्होंने कर लिया था, इसलिए वो बाध्य थी कि जाके कपास उन्हें वहीं बेचना है। ये हम पिछले बहुत सारे चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किसानों के साथ ये स्थिति होती है, जो छोटे किसान होते हैं उनके साथ ये स्थिति होती है कि वो फसल उगाने से पहले ही व्यापारियों से पैसे लेते हैं और इस कारण वो इसके लिए मजबूर होते हैं कि उन्हें उन्हीं व्यापारियों को बेचना। इससे नुकसान क्या होता है कि वो व्यापारी कम रेट में, दूसरे व्यापारियों से कम रेट में उससे सामान खरीदता है। ठीक है, कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की जरूरत पड़ती है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक। याद रखिएगा, कपास की खेती में कभी आ सकता है कपास की खेती की विशेषता कि इसमें कम निवेश की जरूरत है, तो याद रखिएगा कपास की खेती में ज्यादा निवेश की जरूरत है, यानी कि ज्यादा खर्चे लगते हैं कपास की खेती में। अब यही हुआ कि स्वप्ना से व्यापारी ने कपास खरीद लिया। ये तो लोगों की बातें दी गई हैं। अब यहाँ पे इरोड़ का कपड़ा बाजार दिखाया गया। तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाले इरोड़ का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। बिल्कुल याद रखिएगा कि इरोड़ का कपड़ा बाजार कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है, ये संसार के विशाल बाजारों में से एक है। अब वहां के बारे में भी दिया गया था कि वहां क्या होता है, इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांव में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आता है। तो इस तरह की स्टोरी दी गई है कि बाजारों के बारे में कि वहां पे कपड़ा बेचने के लिए आते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं पढ़ के सुना देती हूँ। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं जो इस कपड़े को खरीदते हैं। ठीक है, वो कपड़े को खरीद लेते हैं, मतलब कि जो छोटे बुनकर होते हैं उनसे कपड़े खरीदते हैं कम रेट पे और बाजारों में ऊंचे रेट पर वो कपड़ों को बेचते हैं। फायदा हमेशा किसका होता है? जो बड़े बड़े दुकानदार होते हैं, फायदा हमेशा उनका ही होता है। अब है दादन व्यवस्था। इसमें इंपॉर्टेंट यही चीज है, दादन व्यवस्था। तो दादन व्यवस्था हमें बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, देखिए क्या है, कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देता है। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टतया 2 लाभ होते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता, साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना। दादन व्यवस्था में क्या होता है कि बुनकरों को, जो व्यापारी होते हैं वो बुनकरों को सूत दे देते हैं कि इससे आपको कपड़ा तैयार करना है। बुनकरों को फायदा क्या है कि उन्हें उसमें कोई भी खर्च करने की जरूरत नहीं होती, ना सूत लाने की जरूरत होती है, ना ये सोचने की जरूरत होती है कि हमें किस तरह का कपड़ा बनाना है। बुनकर उससे कपड़ा बना के फिर व्यापारियों को ही दे देते हैं, तो व्यापारी कम पैसे में उनसे कपड़े बनवा लेते हैं और फिर ज्यादा पैसे में वो दुकानदार को देकर वो उससे ज्यादा लाभ कमाते हैं। तो ये होती है दादन व्यवस्था। ठीक है, देखिए व्यापारी और बुनकर के बीच यह व्यवस्था दादन व्यवस्था का उदाहरण है। यहाँ पे क्लियर इसका दिया गया है। दादन व्यवस्था का उदाहरण क्या है? जहां व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था प्रचलित है। या देखिए दादन व्यवस्था क्या है कि व्यापारी बुनकर को कच्चा माल देता है और उनसे तैयार माल प्राप्त करता है। इसी को क्या कहते हैं? दादन व्यवस्था। ठीक है, इसमें फायदा किसका हो रहा है? व्यापारियों का हो रहा है, लेकिन बुनकरों का एक तरह से फायदा यह है कि उन्हें कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ रही, उन्हें सामान मिल जा रहा है, वो काम कर रहे हैं और फिर वो सामान दे देते हैं, फिर उसके बदले उन्हें पैसा मिल जाता है। अब बुनकर सहकारी संस्थाएं, ये क्या है? बुनकर सहकारी संस्थाएं क्या है कि व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों को आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था का साधन है। ठीक है, इस एक सहकारी संस्था में लोग जिनके हित समान हैं इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बुनकरों को सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं। वे सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और उसे बुनकरों में बांट देते हैं।
या देखिएगा बुनकर सहकारी संस्थाएं हैं। सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी करती है। इस तरह व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़े का उचित मूल्य मिल जाता है। ओके, याद रखिएगा सहकारी ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो बुनकर सहकारी संस्थाएं हैं उसमें उसके बदले में मतलब उससे रिलेटेड क्या गलत है। तो इसमें ऑप्शन में जब आपका ये आएगा ना कि बुनकर सहकारी संस्थाओं में व्यापारी की भूमिका होती है, तो व्यापारी की भूमिका नहीं होती। याद रखिएगा व्यापारी की भूमिका दादन व्यवस्था में होती है, बुनकर सहकारी संस्था में व्यापारी की कोई भूमिका नहीं होती। इसमें व्यापारी की भूमिका खत्म हो जाती है। इसमें बुनकरों का ही एक समूह होता है जो सूत लाते हैं, सूत बनाते हैं और फिर उससे कपड़े बना के बेचने का काम भी मतलब कि सामूहिक रूप से करते हैं वो, और वो सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और उसे बुनकरों में बांट देते हैं। सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी करती है। तो यही होती है बुनकर सहकारी संस्था। क्लियर है। अब देखिए दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने वाला कारखाना, तो इसमें दिल्ली के निकट है कि वस्त्र निर्यात करने वाला कारखाना ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबावों के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्चे में कटौती करने का प्रयत्न करती है। अब वस्त्र निर्यात करने वाला कारखाना यानी कि जो कपड़े बनाने वाले उद्योग होते हैं उसमें क्या होता है कि जो काम करने वाले मजदूर होते हैं उन्हें कम पैसे दिए जा रहे हैं। क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि ग्राहकों के जो दबाव होते हैं कि हमें अच्छे कपड़े चाहिए, हमें अच्छा चाहिए और हम पैसे भी कम देंगे। तो जब ग्राहक ही कम पैसे देंगे, जो उनको काम दे रहा है वो उनको कम पैसे देंगे, तो वो अब जो मिल मालिक होता है, जो उद्योग का मालिक होता है, वो क्या कहता है, वो तो अपना फायदा देखेगा। तो इस कारण क्या होता है कि मजदूरों को वो न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देते हैं, अधिकतम काम लेते हैं, क्योंकि उनके ऊपर दबाव किसका होता है? ग्राहकों का दबाव होता है। ओके, अब आके देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में एक कमी। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या होता है, इसमें यही था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या होता है कि वो भारत से अगर कोई सामान निर्यात हुआ हो तो क्या होता है कि यहाँ से सस्ते रेट में वहां पे निर्यात करते हैं, वो महंगे रेट में उसको थोड़ा सा ब्रांडेड कर देते हैं, एक लेबल लगा देते हैं ब्रांड का और महंगे रेट में वो बेच देते हैं। तो उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है इससे। बाजार में लाभ कमाने वाले कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाजार में लाभ कमाने वाले कौन होते हैं। बाजारों की एक श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती है। ठीक है, क्या होता है कि बाजार की जो श्रृंखला होती है, जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं, उसमें क्या पिछले चैप्टर में पढ़, उसमें क्या होता है कि रुई के उत्पादनकर्ता यानी कि जो कॉटन उपजा रहे हैं, ठीक है, जो हमने देखा कि पिछले इसी चैप्टर में कि जो फसल उपजाते हैं कॉटन को, उत्पादनकर्ता को किससे जोड़ती है? सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती है। ओके, खरीदार अगर हम खरीदने गए हैं तो हमें किससे जोड़ रही है? जो रुई उत्पादन करने वाले हैं उससे जोड़ रही है। तो इसमें सबसे ज्यादा लाभ किसे होता है? जो किसान है उन्हें लाभ होता है? नहीं होता। बुनकरों को भी लाभ कम होता है, किसानों को भी लाभ कम होता है। सबसे ज्यादा लाभ किसे हो रहा है? जिससे हम कपड़े खरीद रहे हैं, यानी कि जो कपड़े बेचने वाले हैं। देखिए क्या है, इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। आइए फिर भी याद करें कि कौन कौन से लोग हैं जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित हैं। क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ है या लाभ की मात्रा अलग अलग है? कुछ बाजारों से लाभ, कुछ लोगों ने बाजार से लाभ कमाया, जबकि कुछ को खरीदने बेचने के कुछ खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद उन्होंने बहुत कम लाभ कमाया। तो अब लाभ कमाने वाले लोग कौन है? लाभ कमाने वाले लोग वही हैं जो दुकानदार होते हैं, जिनसे हम कपड़े खरीदते हैं। बुनकर और किसान, इनको बहुत कम लाभ होता है। ठीक है, देखिए बाजार में समानता। क्या है बाजार में समानता? विदेशी व्यापारी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया, उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक को लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यात फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरी कर पाया। यहाँ पे जो ऊपर था ना ये वाला जो टॉपिक कि दिल्ली के निकट जो वस्त्र का था, इसमें कि जो था कि मजदूरों को कम वेतन दिया जा रहा था, उसी में है कि जो विदेश के व्यापारी हैं उनका प्रेशर था कि हमें अच्छे कपड़े मिले और कम रेट पे मिले। ठीक है, तो वही होता था, जो मिल मालिक था वो अच्छे कपड़े दे रहे थे, विदेशियों को कम रेट पे दे रहे थे, और वही कपड़ों को लेकर वो क्या कर रहे थे, अपने देश में जाके उस पे किसी ब्रांड का लेबल लगा के उसे बहुत ऊंचे रेट पे बेच रहे थे। तो सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाले उसमें कौन है? विदेशी व्यापारी। ठीक है, और उसकी तुलना में जो वस्त्र निर्यातक है वो कम लाभ कमा रहा है, और सबसे कम लाभ किसे हो रहा है? जो वहां काम करने वाले मजदूर है, वो बहुत मुश्किल से अपनी रोजी रोटी कमा पा रहे हैं उससे। ओके, अब है दूसरी ओर बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्राय सर्वाधिक कमाई करते हैं। बिल्कुल सही है। देखिए एक और बाजार लोगों को काम करने, उन चीजों को बनाने और बेचने के अवसर देता है, तो वो उगाते या बनाते हैं, जो वो उगाते या बनाते हैं। ठीक है, बाजार अवसर देता है ना, जो लोग उगाते या बनाते, मतलब जो भी काम कर रहे हैं, कोई भी उद्योग कर रहे हैं, कुटीर उद्योग, तो उसको बजा के बाजार में बेचने का अवसर मार्केट से ही मिलता है।
किसान यहाँ रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्रायः अधिक लाभ कमाते हैं। वही अधिक लाभ कमा रहे जो धनवान और शक्तिशाली लोग होते हैं। ठीक है, इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए रास्ते हैं, जैसे उत्पादक मिल सहकारी संस्थाएं बनाए और कानूनों का दृढ़ता से पालन हो। ये बेटा दो बार आ चुका है, उत्पादक मिल सहकारी संस्थाएं और बुनकर सहकारी संस्थाएं। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है। अब बाजार में सबसे ज्यादा लाभ किसको हो रहा है? जो कपड़े बेचने वाले हैं, मतलब कि जिससे हम कपड़े लेते हैं। ठीक है, वैसे दुकानदारों को सबसे ज्यादा लाभ हो रहा है मार्केट में। ठीक है, सबसे कम लाभ किसको हो रहा है? या तो किसान को या फिर मजदूरों को, इन्हें सबसे कम लाभ हो रहा है। ठीक है, चैप्टर में जितना यही था, इससे ज्यादा नहीं है। हमारे 7th क्लास की पॉलिटी भी पूरी हो चुकी है। अब हम 8th क्लास की पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डालूंगी, मैराथन क्लासेस भी लूंगी मैं।